मैंने बीएड कर लिया और मैं टीचर बन गया, गाँव चला गया। अब ये एक और बड़ा होता कि गाँव को पहली बार देखा, नज़दीक से देखा। आप पढ़ाने नहीं गए थे शायद, मुझे लगता है पढ़ने गए थे। बच्चों के साथ भी पढ़ रहे थे और गाँव को देखकर आप खुद भी सीख रहे थे। तो पहली बार पता चला कि जीवन कैसा है। और उसी बीच नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया। तो अब ये लगा कि अभी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना और उसे छोड़ना बहुत बड़ी होती। तो फिर ध्यान में आया कि उनमें शायद मैंने गलतियाँ की हैं। वो जो चाह रहे हैं वो मैं कर नहीं पाया, या टेंशन में था, या उस मैं समझ नहीं पा रहा था। आज़ादी के बाद जिस तरह से थिएटर शुरू हुआ पहाड़ में, और उदय शंकर जी की इतनी बड़ी एकेडमी 1930 में अल्मोड़ा में खुली, जिससे गुरुदत्त जैसा बड़ा फिल्म मेकर निकला, सरदार मलिक जैसे म्यूजिक लिखे, ज़ोहरा सईद, जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान की आर्ट, कला और सिनेमा को इफेक्ट किया है, बदला है। सब्सिडी से फिल्म नहीं बनती जी। मैं बोलता आप फिल्म बनाओ ना, सब्सिडी तो मिल ही जाएगी। तो और जो सब्सिडी के चक्कर में सिनेमा बनेगा तो कभी मेरे को नहीं लगता कि हम सिनेमा खड़ा कर पाएंगे। आप सबसे पहले पहाड़ को समझिए। ये बहुत बहुत इजी स्लोगन होता ना कि हम पहाड़ के नाम पे कर रहे हैं जी। वो ठीक है, लेकिन पहाड़ को समझना बहुत जरूरी है भाई। बहुत सारी चीजें हैं पहाड़ के अंदर जो उनके अपना लोक विज्ञान है, जो उन्होंने सालों सदियों से खोजा है ना। उसको अगर आप सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं और थिएटर उसमें आपको मदद करता है, क्योंकि आप थिएटर करके अपनी बात ज्यादा आसानी से कह सकते हैं, तो बहुत जरूरी है। एजुकेशन का पार्ट थिएटर होना ही चाहिए। एक बच्चा था, वो राष्ट्र के जंगल में चले जाता था और मैंने पूछा यार वहां तो बाघ आता है, तो डरता नहीं है? तो उसने एक ताबीज निकाला ऐसे और बोला इसमें ना देवी का वो है, कुछ नहीं होगा। कहते हैं हर किसी के भीतर एक कलाकार छिपा होता है, बस जरूरत है तो उसे निखारने की। आज हमारे संग मौजूद है एक ऐसे ही शख्स जो अपनी कार्यशालाओं के माध्यम से उत्तराखंड समेत विश्व भर के लोगों के भीतर छिपे कलाकार को निखार रहे हैं। मंच की रोशनी में कहानियों के धागों से किरदार को गढ़ने वाले डॉक्टर एहसान बख्श उत्तराखंड के खूबसूरत जिले पिथौरागढ़ से आते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बख्श ने बतौर निर्देशक और लेखक कई टीवी धारावाहिक जैसे ससुराल सिमर का, माता की चौकी, जाने अनजाने में काम किया है। आज इस विशेष बातचीत में हम डॉक्टर बख्श से जानेंगे रंगमंच और अभिनय की बारीकियां। नमस्कार सर, स्वागत है आपका अमर उजाला में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, मौका मिला आने के लिए। शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ से निकलकर माया नगरी तक का सफर कैसा रहा और कौन है डॉक्टर एहसान बख्श लोगों के लिए? देखिए ना, एक पहाड़ी आदमी, पहाड़ी बच्चा जो पहाड़ में रहता है, पहाड़ के जीवन में रहता है, और आज का दौर नहीं है, बल्कि वो दौर ऐसा है जब आप ज़मीन से अपने घर के आंगन में खेलते हैं, दूसरे बच्चे खेलते हैं, पड़ोसी वाले भी आपको डांटते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि चल ये कर वो कर। तो एक लगाव है उसमें। मैं पला बड़ा, और बचपन से ही नाटक करने का शौक था। क्लास 3 में शिवाजी के ऊपर एक नाटक था, तो मेरे टीचर को लगा कि ये ज़रा अच्छे से कर लेगा, और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरी माँ हमेशा जीजा माता की और शिवाजी के किस तरीके से उन्होंने बड़ा बनाया वो कहानी सुनाती रहती थी। तो कहीं ना कहीं नाटक करने की एक संभावना अंदर दिखने लगी थी। नाटक किया, उसके बाद से हमेशा क्लास में नाटक करते रहे। फिर जब कॉलेज में आए तो और गुरुजी मिले जिनके साथ नाटक करने का मौका मिला मुझे। और नाटक करते करते फिर हम लोगों ने एक बार एक अखबार में नसीरुद्दीन शाह जो है उनका इंटरव्यू पढ़ा कि नेशनल स्कूल ड्रामा भी कोई चीज़ है। तो दिमाग में हुआ कि मुझे वहाँ जाना है, और अपना ग्रुप बना लिया। अनाम करके एक संस्था बनाई, और उस संस्था के साथ पिथौरागढ़ में नाटक करने शुरू किए। और करते करते वो बहुत अच्छे अच्छे नाटक भी होने लगे। अल्बर्ट कामू का कैलिगुला जैसा प्ले हम करने लगे, फोक टेल पे भी हम काम करने लगे, और ग्रुप अच्छा चलने लगा। उसके बाद मैंने बीएड कर लिया और मैं टीचर बन गया, गाँव चला गया। अब ये एक और बड़ा होता कि गाँव को पहली बार देखा, नज़दीक से देखा। पिथौरागढ़ हम शहर में थे, गाँव थोड़ा और अंदर जाना है। तो तब उस गाँव के जीवन में जाके देखा कि यार जीवन क्या है। वो एक टीचिंग ही थी। आप पढ़ाने नहीं गए थे शायद, मुझे लगता है पढ़ने गए थे। तो बच्चों के साथ भी पढ़ रहे थे, और गाँव को देखकर आप खुद भी सीख रहे थे। तो पहली बार पता चला कि जीवन कैसा है। और उसी बीच नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया। तो अब ये लगा कि अभी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना और उसे छोड़ना बहुत बड़ी होती। पर माँ बाप का सपोर्ट था, और मैंने वो जॉब छोड़ा और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया। 3 साल का कोर्स किया, और देश के जितने दिग्गज डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। इंटरनेशनल डायरेक्टर्स जो थे उनके साथ काम करने का मौका मिला।
और पास आउट होने के बाद फिर मैं रेपेट्री में रहा, जो उसकी जी। एक सीनियर ब्रांच है। जी। वहाँ एज एन एक्टर 4 साल तक मैंने काम किया। अब आपने जो सीखा वो ऑडियंस को आप सामने रोज जा रहे हैं शाम को, वो किया। और उसके बाद मैं मुंबई चला गया। और फिर मुंबई जाने के बाद गया तो एक्टिंग के लिए था। कुछ शुरुआती फिल्में मैंने की, जैसे पूजा भट्ट, उनकी पहली फिल्म थी पाप, जॉन अब्राहम के साथ, उसमें अच्छा रोल मिला। उसके बाद आमिर भाई के साथ फिल्म की द राइजिंग, और बहुत सारी 5-6 फिल्में की। और उसी बीच मुझे एक टेलीविज़न शो लिखने का मौका मिल गया सोनी चैनल के लिए, अंबरधरा। जी। और अंबरधरा मैंने लिखा, वो शो हिट हो गया और अलग तरह का, तो कंजन सिस्टर के बारे में था। तो फिर तो राइटिंग की मेरे को मतलब एक सफ़र सा खुल गया और मैं एक्टिंग भूल के टेलीविज़न राइटिंग में फंस गया। उसके बाद प्रतिज्ञा, माता की चौकी, ससुराल सिमर का से लेते लेते अब रिसेंटली अभी जी पे एक शो चल रहा है, जाने अनजाने तक का, एक लंबा सफ़र चलता रहा। सर, पिथौरागढ़ से निकलकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सीमित सीटें होती हैं। तो वहाँ से वहाँ तक का सफ़र जो आपने तय किया है, उसके संघर्ष क्या रहे? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेना कितना चुनौतीपूर्ण रहा उस वक़्त? हाँ, वो चुनौतीपूर्ण तो उस समय था, क्योंकि 20 सीट्स हैं, रिजर्व भी हैं, फॉरेनर्स के लिए भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो लिमिटेड सीट्स रह जाती हैं। तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है कि वो, मैं जब पहली बार भरा तो मैं उस साल हुआ नहीं, तो बहुत हुँ। फ्रस्ट्रेशन अंदर आ गया कि यार, मतलब आपको तो लगता है ना कि यार मैं तो अच्छा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन फिर कमी समझ में आई, मैं वो जो वर्कशॉप किया था, मैं सेकंड पार्ट तक पहुँच गया था पहले जी। अटेम्प्ट में ही। तो फिर ध्यान में आया कि उनमें शायद मैंने गलतियाँ की हैं। वो जो चाह रहे हैं वो मैं कर नहीं पाया, या टेंशन में था, या उस मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर और दबा के थिएटर किया पहाड़ में, वो छोड़ा नहीं। जी। टीचिंग कर रहे थे उसके साथ भी, गाँव में बच्चों की टीम बना ली, उनको लेके गाँव-गाँव में जाके थिएटर करना शुरू किया। वो आप, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सीख नहीं रहे थे, आप खुद सीख रहे थे, क्योंकि आपका फ़ोकस बहुत क्लियर था कि मुझे अपने काम से तो ईमानदारी से टीचिंग करनी है और साथ में वापस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। तो फिर मेहनत की और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। और तैयारी करनी पड़ी पूरे जज्बे के साथ, समझदारी के साथ, क्योंकि पढ़ने लिखना भी बहुत ज़रूरी है जी, वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिंग आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो उन सभी उसमें काम किया तो फिर एक सब थोड़ा-सा आसान हुआ। सर, बहुत लंबा सफ़र आपका रहा है, और जो आप बात कर रहे हैं कि पहाड़ों में रंगमंच किया और खूब किया। तो पहाड़ों में रंगमंच उस दौर में और अब के दौर में क्या फ़र्क आपने महसूस किया है? कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? कैसा रंगमंच हो रहा है? देखिए ना, पहाड़ में जो रंगमंच था, वो तो लोक रंगमंच बहुत पहले से है। जी। मतलब लेकिन वो लोक कलाकारों के साथ था, और उसमें हमारी जैसे जागर गाथाएँ हैं और भड़ो है, हुँ। और दूसरी तरह के जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स हैं, उसमें तो थिएटर के एलिमेंट्स थे ही। पर आज़ादी के बाद जिस तरह से थिएटर शुरू हुआ पहाड़ में, और उदय शंकर जी की इतनी बड़ी एकेडमी 1930 में अल्मोड़ा में खुली, जिससे गुरुदत्त जैसा बड़ा फिल्म मेकर निकला, जी। सरदार मलिक जैसे म्यूजिक लिखे, ज़ोहरा सैयद, जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान की आर्ट, कला और सिनेमा को इफेक्ट किया है, बदला है। बिल्कुल। वो हम उस पे बातचीत ही नहीं करते, कि हमें पता ही नहीं है कि भारत का जो आधार बना आज़ादी के बाद, उसमें इन लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक सिनेमा में जाके गुरुदत्त बन जाता है, म्यूजिक को बदलता है, सरदार मलिक बन जाता है, ज़ोहरा सहगल जी है, एन के हुँ। शर्मा जी हैं जो थिएटर में आते हैं। ये अलग अलग फील्ड में ना डायनेमिक स्टूडेंट्स हैं, सब अल्मोड़ा से निकले। जी। क्यों उन्होंने अल्मोड़ा में खोला नेचर के नज़दीक अपना स्कूल? क्योंकि नेचर जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और उस वजह से फिर उस समय के थिएटर के बाद हमने सुना था हुँ। कि ऐसा था। उसके बाद जब मैं क्योंकि मैं जिस थिएटर की बात करूँगा वो वही है जो मैंने किया है। तो हमारे टाइम पे स्कूल कॉलेजेस में बच्चे थिएटर करते थे, टीचर्स करते थे। अब टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही टीचर ऐसा होता है ना जो अपनी नौकरी के अलावा सारी चीज़ें छोड़ के भी करते हैं। जी। तो ऐसे टीचर्स से थिएटर होता रहा। पर जैसे-जैसे अब ये वर्कशॉप का पैटर्न शुरू हुआ ना, बिल्कुल। उसने पहाड़ में चीज़ों को बदला है। बच्चों को और ज़्यादा रंगमंच से प्यार हुआ है। तो अब आप देखिए, जहाँ-जहाँ पे वर्कशॉप्स हुई हैं, वहाँ पे थिएटर की यूनिट्स बनी है। वो लोग कंटिन्यू थिएटर कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है थिएटर की अब संभावनाएँ बढ़ती चली जा रही हैं और काम हो रहा है अच्छा। एनएसडी में जब आप गए तो ख़ास तौर पे मतलब आपने अभिनय के तरीके से उसको देखा होगा। लेकिन वहाँ से लेखन और निर्देशन में शिफ्ट होना, ये सफ़र कैसा रहा? और कहीं वो कसक है कि नहीं, बतौर एक्टर उतना नहीं कर पाया? नहीं, नहीं, मैं तो मुझे ना, मैं सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कहता हूँ, आप जो काम करते हैं ना उससे प्यार कीजिए। जी। अगर प्यार नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जो एक होटल का मालिक है, अगर होटल खोलता है, उसे होटल से प्यार नहीं है, खाने से प्यार नहीं है, मेरे जो लोग रहने आ रहे हैं उससे प्यार नहीं है, वो धंधा चलेगा ही नहीं। दुनिया का कोई काम है, आप ट्रांसपोर्ट खोलना चाह रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट से प्यार नहीं है ना, तो
वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आप जिस काम से प्यार करते हैं ना उससे प्यार कीजिए। मैं जीवन में क्या पाया वो मतलब ही नहीं है, मैं खुश हूँ, क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं जो है ना कि मैं वो छटपटाहट तो कहीं है नहीं। और मैंने शुरू में ना बड़ी बड़ी फिल्में शुरू की थी, उस टाइम पे ट्रेंड ही यही था कि एक फिल्म में छोटा रोल करेंगे, धीरे धीरे आपकी जर्नी शुरू होगी। तो पाप में मुझे वो मौका महेश भट्ट साहब ने दे दिया था, जी। और फिर मैं राइजिंग जैसी बड़ी फिल्म कर रहा हूँ जो लगान के बाद बन रही है। उसके बाद बिल्लू बार बार, बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने 10-15 फिल्में की हैं जिनमें अच्छे किरदार थे। और एक नया एक्टर के साथ ऐसी शुरुआत होती है, एक अच्छा रोल चाहिए, आप क्लिक हो जाते। पर मैंने बोला ना, मुझे राइटिंग से प्यार था और मेरा रास्ता मुझे दिख गया था अंबरधरा लिखकर। तो मुझे मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मुझे एक्टिंग, क्योंकि मैं जो भी काम करना चाहता था अपनी खुशी के लिए करना चाहता था, और राइटिंग से बढ़कर मुझे कोई खुशी मिलती। मुझे लोग बोलते फिल्म क्यों नहीं लिखते हो, मैं बोलता यार साल भर एक फिल्म लिखते हैं, और वो फिल्म भी वो नहीं लिख पाते जो आप लिखना चाहते हैं। जी। तो इसलिए मैंने कभी फिल्म राइटिंग की तरफ खुद एक फिल्म लिखी, वो उसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में कर जी। सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अंडर द स्काई के अंडर द बारे में स्काई, वो जी। बाद में बात कर सकते हैं। पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम पैशन, प्यार और काम से प्यार की बात जब हम करते हैं तो बीच में एक जो चीज़ आके अटकती है वो है पैसा। और रंगमंच में जब हम बात करें तो अभी तक यही सुनने को मिलता है कि उतना पैसा नहीं है। तो अगर इसको आप अपनी आजीविका का साधन बनाने के तौर पे कोई देख रहा है, तो उसे कितनी दिक्कतें आ सकती हैं? और क्या आपने उस वक़्त ऐसा फ़ील किया कि यार मतलब घुस तो मैं गया हूँ लेकिन इस प्रोफ़ेशन में पैसा उस तरीके का नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जैसा मिलना चाहिए काम का? क्योंकि रंगमंच अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। रंगमंच में पैसे को लेके तो दिक्कत है ही है, जी। क्योंकि ना आप देखिए मराठी थिएटर है या गुजराती थिएटर है, वहाँ वहाँ पर एक्टर्स जो है अच्छा खासा कमा लेते हैं क्योंकि ऑडियंस है। जी। तो अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना, लोग पास देख के नाटक देखना चाहते हैं या बुला बुला के नाटक देखना चाहते हैं। उससे नाटक में जो रंगकर्मी है ना, वो बेचारा मारा जाता है, क्योंकि 1 महीने की रिहर्सल, इतने हाई रेंट पे हॉल लेना, कॉस्ट्यूम का खर्चा वो कहाँ से लाएगा? तो वो जज़्बा ही होता है जो उससे करवाता है। तो मुझे लगता है कि एक ऑडियंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें रंगकर्मियों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो ऑडियंस आ रही है, आप पहले बुलाओ, उनको अच्छा नाटक करके उनको दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद एक मेल लिस्ट बनाओ, लगातार उनके कॉन्टैक्ट में रहो, वर्कशॉप्स करो। ऑडियंस को भी तो एजुकेट करना ज़रूरी है ना, कि भैया आप क्या देख रहे हैं। देखना और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में। तो थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी रंगकर्मी की, थोड़ा और मेहनत करके ऑडियंस अपनी बनानी पड़ेगी। और एक बार आप किसी शहर में हैं, आपने 500 लोगों की ऑडियंस बना ली। अब 500 लोग को आप महीने में 1 नाटक दिखा रहे हो और आपका ₹100 का टिकट है, आप बताओ कितना पैसा कमाता है? मल्टीप्लाई करके देख लो आप। तो उस थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उससे थिएटर और रंगकर्मी दोनों का विकास होगा उसमें। उत्तराखंड की रजत जयंती में, स्थापना की रजत जयंती में हम प्रवेश कर चुके हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कला बहुत खूबसूरत है, समृद्ध है, लेकिन अभी भी उस तरीके से उत्तराखंड के सिनेमा पे काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपका मानना है? और अगर है तो किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से मुझे लग रहा है दे रही है, लेकिन ये जो मेकर्स के दिमाग में बैठ गया ना सब्सिडी, सब्सिडी। सब्सिडी से फ़िल्म नहीं बनती। जी। मैं बोलता हूँ आप फ़िल्म बनाओ ना, सब्सिडी तो मिल ही जाएगी। तो और जो सब्सिडी के चक्कर में सिनेमा बनेगा तो कभी मेरे को नहीं लगता कि हम सिनेमा खड़ा कर पाएँगे। सिनेमा खड़ा करने के लिए जो यंग फ़िल्म मेकर्स हैं उनको एक जगह दीजिए। या जितने फ़िल्म मेकर्स हैं अच्छे उनको बुलाइए, टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको स्क्रिप्ट लिखने के बारे में बताइए, फ़िल्म मेकिंग के बारे में बताइए, और उसके बाद उनको फ़िल्म देखिए। देखिए, आपके 2-3 साल के अंदर आप उत्तराखंड के सिनेमा को कहीं और ले जाएँगे। अब उन बेचारों की प्रॉब्लम ये है कि उनको सिनेमा के बारे में पता ही नहीं है। है ना? हिंदी फ़िल्म की जो कमर्शियल फ़िल्में हैं, गाने बजाने वाली, उनको लेकर आप फ़िल्में बनाएँगे तो नहीं बनेगा ना। आपको जाना है कुमाऊँ की तरफ, गाँव की तरफ, गढ़वाल की तरफ, गाँव की तरफ। गाँव के जीवन को देखिए ना, जहाँ नथ जैसी कहानी गढ़वाल में लिखी गई है ना? नौटियाल साहब ने वो कहानी लिखी है। हैं? इधर शैलेश मटियानी जी की गोपीली गफूरन है। मतलब तमाम कहानियाँ हैं, और बहुत सारे शेखर जोशी जी हैं, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े राइटर्स हैं। आपने पढ़ा ही नहीं है उनको। जब उस तरह से आप देख के पहाड़ के जीवन के नज़दीक जाएँगे, तब सिनेमा बनेगा ना। आपको आप सबसे पहले पहाड़ को समझिए। ये बहुत बहुत ईज़ी स्लोगन होता है ना कि हम पहाड़ के नाम पे कर रहे हैं। जी। वो ठीक है, लेकिन पहाड़ को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। वो जो आखिरी आदमी जो गाँव में रह रहा है, वो बेचारा जो गाँव के जीवन से जूझ रहा है, उसके संघर्ष है, उसके अलग तरह की जीने के लिए संघर्ष है। तो क्या वो कहानी नहीं है? क्या वो जब अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहा है तो नायक नहीं है? वो नायक है।
वो गांव में रहने वाला दमवा बजाने वाला, उसकी कहानी का वो हीरो है, बिल्कुल। उसका संघर्ष क्या, आप उस पे काम कीजिए। तो बेसिकली यंगस्टर्स को आपको पहले लाके वर्कशॉप्स करानी चाहिए, सिनेमा के बारे में, माध्यम के बारे में समझाना चाहिए कि कैमरा क्या है, साउंड क्या है, म्यूजिक क्या है, वर्ल्ड सिनेमा दिखाना चाहिए। और उसके बाद देखिए उनको ये समझ देनी चाहिए कि भैया तुम्हें उत्तराखंड की फिल्म बनानी है, उत्तराखंड की कहानी कहनी है, तो उससे हमारा सिनेमा और स्ट्रांग हो जाएगा। सब्सिडी के नाम पे अगर फिल्म बनाएंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि दिमाग में सब्सिडी है, स्क्रिप्ट नहीं है। जी। ऐसा आज के समय में डॉक्टर बख्श के पसंदीदा लोगों में कौन है जो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड की झलक दिखाई देती है? देखिए रंगमंच में तो बहुत सारे लोग जी। हैं। मुझे लगता है कि युगमंच से बेहतर तो मैं बोलूंगा नहीं कि ज़हूर भाई ज़हूर आलम उसमें सर। लग रहे जी। हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हम उनका थिएटर और युगमंच के बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा अभी गिरदा के जाने के बाद जो कि स्पेस खत्म हुआ है, उस लेवल का जो जुझारूपन है पहाड़ में, वो भी खालीपन मुझे थोड़ा दिखता है जो था नहीं। जी। है ना, पहले बहुत सारे वो थे। और हर मुझे लग रहा है रामनगर में बहुत अच्छा थिएटर होता है, वहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ के लोग बहुत, हल्द्वानी में है, जी। हल्द्वानी में डॉक्टर DN भट्ट हैं, केदार पलड़िया हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्मोड़ा में भी बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में हमारा अपना ग्रुप है अनाम, वो काम कर रहा है। दूसरे भी नए अभी वहाँ पे बहुत सारे रंगकर्मी आए हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो काम तो बहुत हो रहा है जी। तो, और उस काम को रिस्पेक्ट देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर, अभी आप इस वक्त देहरादून में कार्यशाला ले रहे हैं अभिनय की, तो इसमें जो लोग आपके पास आए अलग अलग तबके से, अलग अलग बैकग्राउंड से निकलकर, तो क्या ये मेरा सवाल है कि आर्टिस्टिक जो फीचर है वो क्या इनबिल्ट है हमारे अंदर, या फिर उस माहौल में रखकर उसे उस चीज की बारीकियां सिखाकर आप एक आर्टिस्ट क्रिएट कर सकते हैं? देखिए क्रिएट तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, वो वहीं से एक्टर होता है। उसको जब भूख लगती है वो रोता है, और उसे पता चल जाता है कि मैं रोता हूँ तो माँ मुझे दूध पिलाती है, वहीं से एक्टिंग शुरू होती है। जब दोबारा वो रोता है अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, फिर रोता है, और वो वहां से अभिनय की हमारी जीवन में शुरुआत होती है। तो अभिनय के कर तो हर एक इंसान में, जी। हर एक इंसान में है, हर कोई अभिनेता है, बट उसको एक क्राफ्ट देना पड़ता है ना, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए करना है, सिनेमा के लिए करना है, कैमरे के लिए करना है, वो चीज को आप डेवलप कर सकते हैं। पर अभिनय की जो मूल है वो इमोशंस है, वो इमोशन तो जन्म के साथ आपके अंदर है। उन इमोशंस को समझाना और उन सारी चीजों को लेकर एक्टर को तैयार करना वो अलग बात है, पर एक्टर बन नहीं सकते आप। वो तो मूल है, वो आपके अंदर है, इनहेंस है, वो पॉलिश किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, थिएटर एंड एजुकेशन पे आपके क्या विचार है? बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। अब देखिए ना, अगर हम उत्तराखंड का सिलेबस बनाते हैं, उस सिलेबस में अगर हम अपने जो लोक नायक हैं, लोग संस्कृति के वाहक रहे हैं, हमारी 14th सेंचुरी के बाद से बहुत क्लियर लेगेसी है। भड़ो गायन की परंपराएं हैं, भड़ों में बफौल है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हीरो हैं। उस तरीके से गढ़वाल है, गढ़वाल में एक पांडवानी की अपनी अलग शैली है, उनके अपने नायक है, माधव सिंह भंडारी हैं। ये सारे जो कैरेक्टर है ना, उन सारी चीज़ों को सिलेबस में शामिल करना चाहिए, और वो हिंदी स्कूलों में नहीं, जो इंग्लिश, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कॉन्वेंट ज्यादा हो गए, तो जो कॉन्वेंट में बच्चा पढ़ रहा है उसको भी पढ़ाना है, क्योंकि उसको पहाड़ में रहना है। तो पहाड़ के बारे में जितनी भी चीजें हैं, पहाड़ का जो लोक विज्ञान है, आप साइंस तो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर पहाड़ का अपना एक घट्ट है, घट्ट का अपना एक साइंस पे चलती हुई फिलॉसफी है। बहुत सारी चीजें हैं पहाड़ के अंदर जो उनके अपना लोक विज्ञान है, जो उन्होंने सालों सदियों से खोजा है ना। उसको अगर आप सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं, और थिएटर उसमें आपको मदद करता है, क्योंकि आप थिएटर करके अपनी बात ज़्यादा आसानी से कह सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का पार्ट थिएटर होना ही चाहिए। थिएटर से भी ज़्यादा ज़रूरी है उत्तराखंड की लोक संस्कृति के जो रंगमंची तत्व हैं, इतिहास है, गाथाएं हैं, वो सब उसमें होनी चाहिए। पहाड़ में जब आप कार्यशालाएं लेते हैं तो उस दौरान किस तरीके का टैलेंट आपको देखने को मिलता है? बहुत अच्छा टैलेंट है। अभी देखिए ना, मेरे वर्कशॉप की लड़का है, रहबार फिल्म का मेन हीरो है ना, सुनील उसके नाम है, गढ़वाल के वो एक्टर हैं, जबरदस्त एक्टर हैं। अभिषेक हैं, वो अभी गढ़वाली फिल्म में मेन लीड रहे हैं। तो एक्टर जिनको मैंने शुरू की वर्कशॉप में देखा था, आज वो फिल्म में मेन लीड कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो देख के बहुत खुशी होती है। और बहुत से लोग हैं जो बम्बई से आज ये फिल्म हैं, वेब सीरीज हैं, उनमें एक्टिंग कर रहे हैं, उनमें उनको अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिल रहे हैं। तो टैलेंट बहुत है, और मैं समझता हूँ कि वो आने वाले टाइम पे सीखते सीखते ज़रूर और आगे जाएंगे। सर, जो रीजनल सेंटर्स है, चाहे वो NSD का हो या FTII का हो, मतलब उसको उत्तराखंड में खोलने को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल खुलना चाहिए,
बिल्कुल खुलना, एक तो खुलना ही चाहिए। जी, और मुझे लगता है उसको किसी पहाड़ी अंचल में खुलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना, पहाड़ के अंदर एक तरह की शांति है जो आपको सीखने के लिए मजबूर करती है, अपने आप सिखा देगी। पहाड़ जो है बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी टीचर है, अपने आप में वो सिखाते हैं, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपकी दृष्टि हो। तो वो मुझे लगता है कि ऐसी जगह, और इतने सिनेमेटिक व्यू मिलते व्यूज़ हैं बिल्कुल। पहाड़ में, एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइट्स मिलती है नेचर की, है ना। आपको अगर टेक्निकल लाइट्स नहीं है तो नेचर तो अपने आप उससे बड़ी लाइट थोड़ी ना है, वही तो आपको क्रिएट करनी है। तो किसी न किसी पहाड़ी अंचल में एक टेक्निकल फिल्म स्कूल, ड्रामा स्कूल, म्यूजिकल स्कूल और एक राइटिंग स्कूल जी। पक्का खुलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपकी फ़िल्म पे आते हैं सर, अंडर द स्काई। कैसा एक्सपीरियंस था अंडर द स्काई शूट करने का, लिखने का, और क्या-क्या चीज़ें थी उसमें जो नई सीखने को मिली? अंडर द स्काई की शुरुआत अगर मैं बोलूँ, मैंने बोला ना मैं टीचर था गाँव में, जी। तो मेरे स्कूल में जो मेरी फ़िल्म की हीरोइन है बिमला, हुँ, वैसी बच्ची पढ़ती थी, वही बच्ची थी। तो वहाँ से ना वो कहानी एक दिमाग में घूम रही थी, एक बच्चा था, वो रास्ते के जंगल में चले जाता था और मैंने पूछा, यार वहाँ तो बाघ आता है, तू डरता नहीं है? हुँ, तो उसने एक ताबीज़ निकाला ऐसे और बोला, इसमें ना देवी का वो है, कुछ नहीं होगा। हुँ, तो वो जो फेथ था ना उस बच्चे के अंदर, टाइगर तो अटैक करेगा ही, हुँ, लेकिन जंगल में जाने के लिए जो उसको फेथ था ना गॉड का, उसने उस बच्चे को स्ट्रांग बना के जंगल में भेज दिया। तो वहां से मुझे वो आइडिया आया कि नहीं, ये फिल्म बनानी है। आगे चल के आपके भी अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, और उन अनुभव से फिर मैंने अंडर द स्काई लिखी। और मैंने पहाड़ से ही बच्चे लिए, जी, पहाड़ के ही एक्टर लिए, जी, सारे के सारे एक्टर पहाड़ से लिए, वर्कशॉप की उनके साथ, और वो फिल्म बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई। दुनिया में बच्चों का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, जिलीन फिल्म फेस्टिवल, जी, वो सबसे बड़ा फेस्टिवल माना है, उसमें वो फिल्म सेलेक्ट हुई, नॉमिनेट हुई। और अपने भारत के भी जितने बड़े बच्चों के फेस्टिवल हैं, चिल्ड्रन फिल्म अकेडमी के, वो उसमें भी सेलेक्ट हुई, गोवा फेस्टिवल में भी थी। एनएफडीसी ने उसे 10 गोवा फेस्टिवल में रिकमेंडेड फिल्मों में रखा अपने व्यूइंग वाले सीजन पे। और उस फिल्म ने जर्मनी, हॉलैंड, उसके बाद शाहजहाँ और करीबन 10-12 इंटरनेशनल फेस्टिवल को अपना हिस्सा बनाया। और वो लर्निंग बहुत अच्छी रही, और उसने बहुत चीज़ें सीखा। और वो एक समझदार बात बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी उसमें मुझे हेल्प की, सिटकुल ने। जी, डॉक्टर उस समय राकेश शर्मा जी चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सिटकुल की उस फिल्म देखी और उन्होंने बोला ये तो बच्चों को देखनी चाहिए। तो उन्होंने सिटकुल से उसको स्पॉन्सर कराया। 1 लाख बच्चों को हमने गांव-गांव में जाकर वो फिल्म दिखाई। तो वो उसकी रियल ऑडियंस थी। और वहाँ उसका फिर आप फिल्म बनाते हैं और गांव में जाके उन्हीं बच्चों को दिखाते हैं, तो रिस्पॉन्स समझ में आता है कि आपको अगली फिल्म बनानी है तो और क्या क्या चीज़ें नहीं सीखनी है, कैसे करनी है। वो अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है, जो आपको ना किसी भी सीरियल को लिखकर या फिल्म में एक्टिंग करके नहीं मिल सकता, जो अनुभव आपको इस काम में मिलता है। सर, फ़िल्म राइटिंग और सीरियल राइटिंग बिल्कुल अलग-अलग विधाएँ हैं। तो इनमें मतलब किस तरीके का काम इसमें किया जाता है? अगर हम हमें किसी को समझाना हो कि नहीं, अगर आपको फ़िल्मों के लिए लिखना है आप इस तरीके से लिखिए, और अगर आपको धारावाहिक के लिए लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए। फिल्म की जो राइटिंग है ना, वो एक निश्चित समय में अपनी बात को कह देना है। जी, कि अगर आपकी 90 मिनट की फिल्म है, 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है, उस 3 घंटे में आपने अपनी बात को शुरू की और संघर्ष को दिखाया और रिजल्ट को पा लिया, मतलब आपने सब कुछ कह दिया। पर सीरियल में जो है वो तो सालों चलते हैं। अब आपने एक पहला एपिसोड शुरू किया, अब उसको तो आप मान लीजिए, मैंने माता की चौकी लिए जब लिखा था, वो हुँ, 800-900 एपिसोड चला। हुँ, और अभी एक शो लिख रहा हूँ जाने अनजाने, वो भी 300 एपिसोड कंप्लीट किए हैं उसने, जी पे चल रहा है, अच्छा पॉपुलर शो है। तो क्या होता है कि इसमें आपको ना पड़ाव बनाने पड़ते हैं हुँ, कि इस पड़ाव तक कहानी यहाँ आएगी, फिर अगला पड़ाव ये होगा, फिर एक एक लंबा क्रम बनाना पड़ता है। अब बात कहानी तो एक ही होती है, जी, वो खुलती चली जाती है, वो खुलती चली जाती है, और उसमें आपको अपने सारे विंग्स खोले रखने पड़ते हैं कि ये ट्रैक लेके जाएंगे, वो ट्रैक लेके जाएंगे। तो वो एक निश्चित समय में कहानी नहीं कहते आप। अब वो टीआरपी पे डिपेंड करता है कि शो कहाँ तक चलेगा। जी, अब ये भी एक बहुत चैलेंज है ना, कि हुँ, आपने तो सोचा मैंने बड़ी कहानी लिख ली है, 1000 एपिसोड बनेंगे, पता चला आज का तो टाइम ऐसा है, 1 महीने में शो नहीं चल रहा, शो बंद। आप क्या करेंगे आप? तो चैलेंजिंग काम है। जो टेलीविजन की राइटिंग है बहुत चैलेंजिंग है। हर दिन हर हफ्ते आपका रिजल्ट आता है टीआरपी का, और वो टीआरपी बताती है कि आप ये शो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अगर टीआरपी बढ़ रही है तो आप लिख रहे हैं, वरना और राइटर्स को ट्राई करते जाएंगे। तो चैलेंजिंग काम है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो वो अच्छा ही चलता है। भविष्य में डॉक्टर बख्श उत्तराखंड में किस तरीके का काम करने की सोच रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट है माइंड में, या कोई प्रोजेक्ट जिस पे काम अभी कर रहे हैं? एक स्क्रिप्ट में अभी काम किया है जिसमें अब हम लोग एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी,
और ये फिल्म भी जो है शुद्ध रूप से एक तरह से हम देखें तो पहाड़ के परिवेश में है, पहाड़ी ही है, और किरदार भी यहीं के हैं और एक्टर्स भी यहीं के होंगे। तो और पूरी टीम ही जो वर्कशॉप में कर रहा हूँ ना, इसका एक रीज़न ये भी है कि उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं आप। जी। इस वर्कशॉप से ये मिल जा रहा है, उस वर्कशॉप से वो मिल जा रहा है, तो इनको लेकर एक फिल्म बनाने का प्लान है। और सब चीज़ें रही ठीक ठाक तो अगले साल के मिड के आसपास हम लोग शूट शुरू करेंगे। और एक फिल्म है, देखते हैं कैसे बनेगी वो। जीवन का वो पॉइंट जहाँ पर ऐसा लगा हो कि ठीक है, फाइनली कुछ कर लिया है मैंने, मतलब वो सबसे हैप्पी मोमेंट अपने काम से, ये सब कुछ तो नहीं किया है अभी, पता है वो मतलब तो, कुछ कर लिया मतलब है ऐसा वो। लगता है, मतलब जब मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हुआ ना, हाँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि मेरा जीवन का ये सब तो बात की बातें हैं जो हो रहा हम्म। है, वो तो सिर्फ एनएसडी की वजह से हो रहा है ना। एनएसडी नहीं होती तो शायद मैं तो टीचर ही होता, और टीचर होते हुए मैं थिएटर से तो जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ। होता। तो एनएसडी में जिस दिन अपना लिस्ट पे नाम देखा ना आपने, हम्म। कि अरे यार मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उससे बड़ा तो मेरे को लगता है अपनी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था नहीं, और उसी ने आगे का रास्ता दिखाया। तो वो सबसे बड़ा खुशी का माहौल वही है जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए, तो आपको लगता है कि अरे अब सब बड़े बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा, और वो मिला भी। वो सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट और जब माया नगरी पहुंचे, वहां कदम रखा, वो वाला वो पल याद है आपको कि उस वक्त आपने कैसा फील किया था? रहा। और चैलेंजिंग तो था क्योंकि तब तो वेब सीरीज भी नहीं थी, जी। और सीरियल के अलावा और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। पर ये मज़ेदार बात है कि 2 या 3 महीने हुए थे, और मेरे एक मित्र ने मुझे पूजा भट्ट से उनसे मिलवा दी, महेश भट्ट साहब से मिलाया था। जी। जी। तो भट्ट साहब से बातचीत हुई हुई भट्ट साहब तो मज़ेदार आदमी है। उन्होंने बोला तो फिल्म कर रहा है, और कब कर रहा है मुझे पता नहीं है, पर एक हफ्ते में फ़ोन आ गया, उन्होंने पूजा से मिला दिया, और पूजा उन्होंने मुझे पाप में कास्ट कर लिया, और वहाँ से शुरू हो गया। तो फिर वो होता रहा, फटाफट होता रहा। हम्म। पाप मिल गई, राइजिंग मिल गई। अब इतनी राइजिंग जैसी बड़ी फिल्म को बनने में आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, और हम लोगों के रोल इतने इंपॉर्टेंट बड़े तो नहीं थे, हम्म। पर आप पूरे टाइम ना फिल्म के साथ थे। तो एक बड़ी फिल्म बनती कैसे, वो लर्निंग हो गई। जी। आप ये बोल सकते हैं कि आप डायरेक्टर के तौर पे भी फिल्म सीख रहे थे वहाँ पे, तो वो फायदा हुआ। सर, वेब सीरीज का आपने जिक्र किया, बिल्कुल रंगमंच और सिनेमा से अलग हो जाती है वेब सीरीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी जब से आया है, हमने देखा कि बहुत से ऐसे कलाकार थे जो शायद सिनेमा में उस तरीके से नहीं उभर कर आ पा रहे थे, उनको मौका मिला। तो ओटीटी पे और रंगमंच पे जिस तरीके का काम हो रहा है आपका वेब सीरीज में, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो वेब सीरीज ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोली है, जी। और बहुत सारे एक्टर्स, क्योंकि वो ना ज़्यादा रियल है, हम्म। ज़्यादा नज़दीक है ऑडियंस के, कहानियाँ ज़्यादा यूनिक हैं, और ऑडियंस के नज़दीक है, तो उसने उसमें एक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता जितना वो कहने का तरीका हो जाता है। अब देखिए ना, जितनी भी वेब सीरीज है वो बनती बड़ी अलग तरह से है, वह भी है ना, वो हम्म। उलझा हुआ है। एक ट्रैक इधर शुरू होता है, दूसरा वहाँ होता है, तीसरा फिर होते, वो मिल जाते हैं, तो ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो एक्टर और उसमें कौन काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जी। इंपॉर्टेंट होता है आप बनाते कैसे हैं। तो वो बनाते कैसे में कोई भी एक्टिंग करे उसमें, बस उसके अंदर एक्टिंग का गुण होना चाहिए। तो उन कैरेक्टर्स को, इसलिए वो ज़्यादा एक्टर जो पहले बेचारे, आप देखो ना 20-25 साल तक लोग घूम फिर रहे थे, तो हम्म। सडनली वेब सीरीज के आते ही वो लोग सामने आ गए, उन्हें जी, मौका मिल बिल्कुल। गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और अपने टैलेंट को दिखाया उन्होंने, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपके समय में एनएसडी में जो काम हुआ और जो अब काम हो रहा है, उसका एनालिसिस किस तरीके से करेंगे? अभी और उसमें थोड़ा सा ना अंतर आया ही होगा, क्योंकि नेचुरल है, हमारे टाइम पे जो हमारे टीचर्स थे हम्म। वो पीछे से एक लेगेसी को लेके आए थे थिएटर की, क्योंकि भारत में भी जो आधुनिक थिएटर है वो 1960 के बाद ही तरीके से शुरू हुआ ना। तो ये वो लोग थे, जैसे मैंने बोला ना 1930 में उदय शंकर जी ने मतलब बुनियाद रख दी अल्मोड़ा में। जी। अब वहां से निकले लोग, हम्म। एक एक सिनेमा की तरफ गुरुदत्त चले गए, सरदार मलिक चले गए, थिएटर की तरफ नरेंद्र शर्मा जी आ गए, और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दिल्ली में रंगमंच शुरू किया। तो वो उससे, अब उससे दूसरी पीढ़ी जुड़ी, और वो पीढ़ी हमारी टीचर थी। उसमें कीर्ति जैन जी, अनुराधा कपूर, राम गोपाल बजाज साहब, देवराज अंकुर जी, प्रसन्ना, बड़े हम्म। बड़े नाम हैं। जी। तो वो दिग्गज थे, और उन्होंने थिएटर किया था, और उन्होंने आधुनिक थिएटर को हिंदुस्तान में जमाया था। तो उनके साथ काम करके सीखने का जो मौका मिला, वो हम लोगों तक था। अब हमारी पीढ़ी जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गई, जी। तो अब वो अपनी तरह से नई चीज़ें भी उन्होंने सीखी, तो अब वो पुराना भी सिखा रहे हैं, और अभी जो नया उन्होंने सीखा वो भी आ रहे हैं। तो वो तो एक क्रम है, वो चलता ही चला जाता है। सर, अभी आपने यहाँ कार्यशालाएं की और एक नाटक भी किया, तो उसमें आपके पास एक रिक्शा ड्राइवर से लेकर
कॉलेज की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले तक लोग मौजूद थे। तो इन कार्यशालाओं में आप किस तरीके से पहचानते हैं कि हाँ, ये इंसान अभिनय के लिए है या ये अभिनय कर सकता है या इस फ़ील्ड में काम किया जा सकता है? मैं ना पहली चीज़ तो देखता हूँ आपका जज़्बा, जी, कोई भी इंसान हो, जी, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो टीचर हो, रिक्शा चालक हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर एक्टिंग करने का जज़्बा है ना, अभी आपने देखा वो 80 साल के एक बुज़ुर्ग भी थे। जी, 80 साल के वो हो गए हैं, वो भी एक्टिंग करने के लिए आ गए। और वो जो चालक हैं, वो रिक्शा चलाते हैं देहरादून में, और कहीं से उन्हें वर्कशॉप का पता चला, उन्होंने एक दिन के लिए रिक्शा बनाना छोड़ के उन्होंने बोला मैं 5 दिन रहूंगा। उन्होंने अपना जो रैपिडो वगैरह वगैरह में थे वो सब बंद कर दिए, बोले मुझे मुझे नहीं करना। मैं आराम से, मैंने पूछा तो बता रहे थे वो कि 500 से 1000 रुपये आराम से कमाते हैं। वो छोड़ के वो एक्टिंग करने आ गए, और आपने नाटक में देखा क्या किरदार किया है उन्होंने। तो वो रिक्शा चालक है, लेकिन उनके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, जज्बा कि मुझे करना है। तो जिस आदमी के अंदर रहता है कि मुझे करना है, तो उसके अंदर एक्टर है, उसके बाद उसको आप कर सकते हैं। तो वो इस तरह के बहुत से सारे लोग होते हैं, वो उनको देख के लग जाता है कि इस आदमी के अंदर ललक है, जी, ये आदमी करना चाहता है। तो आप उसको फिर अपनी वर्कशॉप का हिस्सा बनाकर, क्योंकि वो मैंने कहा ना प्यार कर रहा है अपने काम से, तो वो फिर अगर प्यार कर रहा है ना तो वो निखर जाएगा। अगर वो खाली टाइम पास करने के लिए वर्कशॉप में आ रहा है तो आपको लग जाता है यार इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो वो आप उसकी जो उसका जो पैशन है ना, उस पैशन को देख के आप समझ जाते हैं कि ये बंदे को रखना है, ये काम करेगा। तो इसीलिए इस वर्कशॉप में इस तरह के बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे। कोई टीचर्स था, कोई दुकानदार भी थे, स्टूडेंट्स थे, जी। ट्रेंड स्कूल मतलब थिएटर करने वाले लोग थे, अलग अलग उम्र के किरदार थे, तो वो सब इसी तरीके से आए हैं। अभी के समय में बाहर के टीम, बाहर के डायरेक्टर आकर, बॉम्बे से आकर उत्तराखंड में फ़िल्में बना रहे हैं। उन फ़िल्मों में हमारे रीजनल जो लोग हैं, युवा हैं, वो जुड़ रहे हैं। उन युवाओं को आपका क्या संदेश है सर? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो फ़िल्मों से जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, उनको अगर अच्छे किरदार करने का मौका मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। पर उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर आपको सिनेमा में आना है, तो आप उनके साथ प्रोडक्शन का कोई हिस्सा बन जाइए, है ना? भीड़ में खड़े होकर आपको खाली खड़े हैं, उससे अच्छा है कि आप उस फ़िल्म की किसी एक यूनिट को कर लें। आप डायरेक्शन टीम को जॉइन कर लें, कॉस्ट्यूम टीम को जॉइन कर लें, और राइटिंग टीम को मैं उनके साथ अगर कुछ चीज़ों को लोकल उनको अपना वॉइस में कुछ लोकल क्वालिटी चाहिए, उस तरह से जुड़ लें, लाइटिंग में जुड़ जाएँ। उस जो प्रोसेस हो रहा है ना, प्रोसेस का हिस्सा बन जाइए आप। प्रोसेस का हिस्सा बनने से क्या होगा, आप सिनेमा को समझेंगे। आपको उसमें बड़ा रोल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पर आप एक्टर को काम करते हुए देख रहे हैं, फिर डायरेक्टर को काम करते हुए देख रहे हैं, उसके साथ कैमरे को काम करते हुए देख रहे हैं, तो आप सेल्फ लर्नर करके 2-3 फ़िल्मों के बाद आप खुद कलाकार बन जाएँगे। लेकिन आप खाली भीड़ में खड़े होके पीछे मस्ती करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो वो उससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको छोटा भी किरदार मिलता है, तो उसको बहुत जज़्बे से करना चाहिए। और मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई, वो जो फ़िल्म बनने आ रहे हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा बनिए। यानी ऐसा नहीं कि आपको यूज़ करके साइड में रख दिया जाए और आपने ना कुछ सीखा, ना कुछ, कि आप खाली खुश हो रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे। कोई भी युवा, हमारा दर्शक, खासकर उत्तराखंड का युवा, जो इस फ़िल्म में, इस लाइन में आना चाह रहा है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि अभिनय बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को ना कैमरे के सामने। हुँ। नहीं देखिए, टैलेंट बहुत है पहाड़ में, जी, बहुत टैलेंट है। आप मैं तो गाँव में भी वर्कशॉप करता हूँ, पहाड़ के अंदर इलाकों में जाके भी, और मैंने देखा है उनके जो इमोशंस है ना, वो बहुत प्योर है, और सिनेमा में वही चाहिए। जी। डोंट ट्राई टू एक्ट वाली बात होती है ना, कि एक्टिंग करनी ही नहीं है। वो चीज़ उनके अंदर है, टैलेंट बहुत है, पर संघर्ष है। हुँ, और संघर्ष के लिए सबसे आसान तरीका है अपने को तैयार करना। तो मैं जितने भी हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं या युवा हैं जो इस फ़िल्म में आना चाहते हैं, ज़रूर आइए, पर आने से पहले थोड़ी-सी मेहनत कीजिए। सिनेमा, टेलीविज़न, जो चीज़ में आप आना चाहते हैं, उसको देखिए, समझिए उस माध्यम को, और अपने को उस माध्यम के लिए तैयार कीजिए। और दूसरा है कि एक्टिंग करना है, सलमान खान बनना है, वो नहीं करना है। आप हैं, तो अपने गुणों को अपने अंदर लाइए, और उन्हीं गुणों को देखिए आपको कैसे काम मिलता है। अपनी भाषा को, अपने थॉट्स को, अपने जो पढ़ाई-लिखाई है उसको मजबूत करिए, और उसके बाद आप सिनेमा में आइए। मैं कहता हूँ काम की कोई कमी ही नहीं होगी। सिनेमा बहुत बड़ा है, इसमें एक्टिंग तो एक पक्ष है, इसके दूसरी तरफ राइटिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, म्यूज़िक है, जो साउंड आती है ना, ये आवाज़ें, ये जो इससे वो साउंड है, इतनी सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए। जी। तो युवाओं के अंदर बहुत सारा टैलेंट। अब जंगल में रहता है पहाड़ का आदमी, जंगल की साउंड को जितनी अच्छी तरीके से साउंड डिज़ाइन करेगा, हुँ, दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता। पर उसको वो चीज़ सिखा, वो लड़का ऑस्कर लेके आएगा, क्योंकि उसने जंगल की वो साउंड तो अपने जीवन से सीखी है ना। बाहर का आदमी आके तो क्रिएट करेगा, और वो तो रोज़ ही सुनता है। तो
उनको आना चाहिए और पूरी तैयारी से आना चाहिए। बहुत टैलेंट है पहाड़ में, और देखना आने वाले समय में बहुत सारे युवा अच्छा काम करेंगे और हमारे पहाड़ को आगे लेकर जाएंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक सर। यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।